हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम पुष्पीय पादपों की आकार की। पादपों की आकार की, सॉरी, शारीरिकी। आकार की वाला टॉपिक तो हो चुका है, शारीरिकी। इसका मतलब है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। देखिए, इसमें हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि पादपों की आंतरिक संरचना यानी उनकी जो शारीरिकी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं और ये ऊतक अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग प्रकार से स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम ऊतकों के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऊतक आपस में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं अर्थात ऊतक तंत्र। तो यहां ऊतक एज ए टिश्यू, ऊतक, देखिए कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो ये जो ऊतक होते हैं, ये कई दिन से हम बता रहे हैं, आपको याद भी हो गए होंगे कि ये ऊतक जो है इनको 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। एक तो होते हैं मृदूतक, मृदूतक या जिसे हम कह सकते हैं पेरेनकाइमा। ये एक तरह से सरल संरचना वाले ऊतक होते हैं, इनको मृद ऊतक से पहले हम इसको विभजोतक की बात करेंगे। यहां इसको अलग से करें, ऊतकों को, ये तो प्रकार हैं। ऊतक जो है सबसे पहला होता है एक विभजोतक, विभजोतक, मेरिस्टेम। इस ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। दूसरा ऊतक जो है यह होता है स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो है विभाजन नहीं करती हैं, अर्थात ये विभजोतक ऊतकों के से ही बनती हैं। और स्थायी ऊतक जो है ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है पेरेनकाइमा अर्थात मृदूतक, और दूसरा ऊतक होता है कॉलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा है स्क्लेरोकाइमा एज ए दृढ़ ऊतक। ये स्थायी ऊतक होते हैं
जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए स्थायी ऊतकों में भी ये जो ऊतक हैं ये तो है सबसे सरल प्रकार के, सरल ऊतक हैं ये, सरल ऊतक। तो स्थायी ऊतकों का पहला प्रकार कौन सा है? सरल ऊतक। और सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। और सरल ऊतक का जो दूसरा ऊतक है ये है जटिल ऊतक। इस जटिल ऊतक में जाइलम और दूसरा है फिलायम। स्थायी ऊतक, देखिए सबसे पहले एक बार दोबारा से हम इसको बात करें। विभजोतक का मतलब होता है ऐसी कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक जिसमें लगातार विभाजन होता रहता है। स्थायी ऊतक वो होता है जिसमें विभाजन नहीं होता है। ये स्थायी ऊतक एक तो होता है सरल ऊतक, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पेरेनकाइमा यानी मृद ऊतक, दूसरा कोलेनकाइमा अर्थात स्थूलकोण ऊतक, तीसरा स्क्लेरोकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। दूसरे होते हैं जटिल ऊतक जिसमें जाइलम और फिलायम। जाइलम जो है ये जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। और फिलायम ऊतक जो है ये फिलायम ऊतक पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है उस भोज्य पदार्थ को पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए ये जो जाइलम ऊतक है ये 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। एक तो होती है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं होती हैं। दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम, मृदूतक, और चौथा है जाइलम रेसे। ठीक है, अर्थात जटिल ऊतकों में जाइलम जो है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। वाहिनिका नली रूपी संरचनाएं होती हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, और ये जाइलम मृदूतक एक जीवित ऊतक होता है और जाइलम रेसे इसको दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ये जो फिलायम ऊतक है ये भी 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें एक तो होती है चालनी नलिकाएं, दूसरी होती है सहकोशिकाएं, तीसरा है फिलायम मृदूतक, और चौथा है फिलायम रेसे। इस तरह से ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके बारे में जान रहे हैं। तो देखिए हमने विभजोतक के बारे में पढ़ लिया है। स्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया सरल ऊतक, दूसरा हो गया जटिल ऊतक, और तीसरा जो है ये होता है विशिष्ट ऊतक, विशिष्ट ऊतक। अब देखिए सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, मृद ऊतक, कोमल ऊतक होते हैं। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति जो है मोटी हो जाती है, इनके किनारों पर कोणों पर जो है हेमीसेलुलोस, सेलुलोस, पेक्टिन जैसे पदार्थों का जमाव हो जाता है। स्क्लेरोकाइमा जो है इनके अंदर लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो ये दोनों तो जीवित ऊतक है और ये जो है मृत ऊतक है। इसी तरह से जटिल ऊतकों में जाइलम जो कि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक, जाइलम रेशों के द्वारा बनी होती हैं, और फिलायम चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फिलायम मृदूतक और फिलायम रेशों के द्वारा बनी होती हैं। ये दोनों ही ऊतक जो है संवहन का कार्य करते हैं, जाइलम और फिलायम। तो इन दोनों ऊतकों को संवहन ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए यहां हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं, फिलायम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है विशिष्ट ऊतक, स्पेसी या स्पेशल टिश्यू
विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक ये तीसरे प्रकार का, यानी स्थायी ऊतकों में तीसरे प्रकार। ये जो विशिष्ट ऊतक होते हैं, ये पादप के अंदर जो अन्य प्रकार के ऊतक हैं उनके अंदर जो परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन यानी रूपांतरण के पश्चात बनते हैं। और ये विशिष्ट ऊतक जो है वो विशेष भागों के अंदर उपस्थित रहते हैं और विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। यहां देखिए, ये जो विशिष्ट ऊतक हैं, इनको अगर हम देखें तो ये विशेष कार्यों के लिए होते हैं, विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं। तो हर पादप में हर ऊतक का पाया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अब तक हमने जो ऊतक पढ़े वो प्रत्येक पादप के अंदर पाए जाते हैं। अब ये विशिष्ट ऊतक जो है, इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ग्रंथिल ऊतक, और दूसरा है रबर छीरी यानी लेटेक्स रबर छीरी ऊतक। देखिए, ग्रंथिल ऊतक का मतलब होता है वह ऊतक जिसमें ग्रंथियों की तरह तरल पदार्थ स्रावित होते हैं। तो ऐसे ऊतक जो है वो ग्रंथिल ऊतक कहलाते हैं। और ये ग्रंथिल ऊतक जो है मुख्य रूप से जो पादप के भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, उनकी जो सबसे बाहरी जो परत होती है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं या यो कह सकते हैं अधिचर्म कहते हैं, उस अधिचर्म की कोशिकाओं के अंदर ये ऊतक उपस्थित, यानी उन कोशिकाओं के रूप में ये ऊतक जो है वो उपस्थित रहता है। अब देखिए, ये ग्रंथिल ऊतक बाहरी भागों में उपस्थित भी होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन कुछ पादपों के अंदर ये ग्रंथिल ऊतक जो है वो आंतरिक संरचनाओं के अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। अब देखिए, इसके कई प्रकार हैं, कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप देखें। देखिए, यहां देखिए, इसमें ये ग्रंथिल ऊतक हैं जो कई प्रकार के विशिष्ट संरचना, देखिए विशिष्ट ऊतक हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए, हम ये जल रंध्र बनाए हुए हैं, विशिष्ट संरचना के रूप में जल रंध्र बन रहे हैं। और ये सबसे बाहर का जो स्तर है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इसमें ये देखिए एपिथेम नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं, ये एपिथेम, ये वाली ये एपिथेम विशेष कोशिकाएं होती है। यहां ये द्वार कोशिकाएं होती हैं और ये यहां खुलती हैं, तो इसको कहते हैं जल रंध्र। तो ये एक प्रकार से जल रंध्र होते हैं और इनके द्वारा जल बाहर निकाला जाता है। पादपों के अंदर एक क्रिया होती है जिसे हम बिंदु स्राव की क्रिया कहते हैं। और यह बिंदु स्राव की क्रिया में क्या होता है कि जल जो है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। आप सर्दी के दिनों में छोटे पादप जो शाकीय होते हैं उनके संपर्क में जब आते हैं तो पैर गीले हो जाते हैं, तो उसके कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि बिंदु स्राव की क्रिया होती है। और वो किसके कारण होती है? जल रंध्रों के कारण। और ये जल रंध्र जो है ये बनते हैं किसके द्वारा? ग्रंथिल ऊतकों के द्वारा। और इसमें देखिए ये द्वार कोशिका और एपिथेम कोशिका इसका निर्माण करती है। और इनका नीचे का संबंध किससे होता है? जाइलम से होता है, जिससे कि जल बाहर निकल सके। तो ये एक विशिष्ट ऊतक है। इसके अलावा दूसरा जो है ये नींबू के छिलके की तेल ग्रंथि।
आप देखिए नींबू के छिलके में एक तरह से तेलीय प्रोटीन कर्णिकाएं होती हैं, तेल ग्रंथि की गुहिकाएं होती हैं और इसमें से तेल ये पदार्थ बाहर निकलता है। छोटे बच्चे रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जब क्या करते हैं, नारंगी का छिलका होता है, दूसरे व्यक्ति के आंखों के पास में लाकर के उसको दबा दिया जाता है तो उसमें से कुछ ऐसा तरल पदार्थ निकलता है जो आंखों में जलन पैदा कर देता है। ठीक है, इसी तरह से नींबू को अगर हम काट रहे हैं तो काटते समय उसकी जो गंध है वो दूर तक आ जाती है। तो उसका पीछे कारण क्या होता है, ये तेलीय पदार्थ, क्योंकि उसकी सतह पर क्या होता है, ये तेल ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो वो तेल ग्रंथि एज ए ग्रंथिल ऊतक है, तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। इसी प्रकार से यहां देखिए, ये पाइनस के तने में रेजिन ग्रंथियां होती हैं। पाइनस का तना जो होता है, जिसे चीड़ का पेड़ कहते हैं हम, एक तरह से उसके तने से जो रेजिन चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ऐसे वो रबड़ छीरी ऊतक है, रबड़ छीरी ऊतक के रूप में होता है, विशिष्ट ऊतक ही है ये भी। और यहां ये जो पाइनस के तने से जो रेजिन निकाला जाता है, इसका द्वारा वार्निश आदि बनाई जाती है। एक होता है ग्रंथिल, ये रोग बिच्छू बूटी, यानी यहां देखिए ये जो चित्र है डी, बिच्छू बूटी होती है, उसमें क्या होता है, तरल पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है और एक विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है। साथ में देखिए पाचक ग्रंथियां होती हैं। यहां ये कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें आंतरिक भागों से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं, यानी जिनके द्वारा पाचन की क्रिया हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनको पाचक ग्रंथियां कहते हैं। देखिए ये पाचक ग्रंथियां हैं जो इस तरह की संरचना बनाए हुए होती हैं, जो ये भी क्या है, विशिष्ट ऊतक है। इसके अलावा आप देखें यहां मकरंद कोश, ये जो कुछ पादपों के पुष्पों के अंदर जहां से पुंकेसर निकलते हैं वहां मकरंद कोश पाए जाते हैं। जैसे सरसों है, सरसों के पुष्प के अंदर जो पराग कोश होते हैं वहां पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं और वो मकरंद स्रावित करती हैं। और मकरंद एक ऐसे एक सकरायुक्त तेल ये पदार्थ होता है जिसको मधुमक्खी ग्रहण करती है और कीट भी ग्रहण करते हैं। इसी कारण से सरसों के जो फूल होते हैं उन पर कीट बैठते हैं और जब सरसों की फसल कट जाती है तो वो कीट जो है वो वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो मकरंद ग्रंथियों से मकरंद की प्राप्ति करने के लिए सरसों के खेत के आसपास करते हैं, जिससे कि मकरंद प्राप्त हो सके और उससे शहद तैयार कर सके मधुमक्खियां। तो ये मकरंद कोश ये भी स्रावी कोश का है जो पदार्थ मकरंद स्रावित करती हैं। इसके अलावा ग्रंथिल रोम होते हैं। ये ग्रंथिल रोम आपने देखे होंगे, नारंगी है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, नारंगी के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है, खाने योग्य भाग जो उसके होते हैं रोम होते हैं, जिनमें सरस रोम होते हैं, रस भरा हुआ रहता है। तो वो एक प्रकार से ग्रंथिल रोम होते हैं। एक होते हैं दंशक रोम। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पादप होते हैं। तो उन कीट भक्षी पादपों के अंदर क्या होता है कि जैसे ही उनकी जो कीट भक्षण करने की जो संरचना है जिसे हम कीट पिंजर कहते हैं, तो जैसे ही वो कीट उनके संपर्क में आता है, ये दंशक रोम से विषैला पदार्थ स्रावित हो जाता है और वो विषैला पदार्थ उस कीट को अचेत कर देता है, जिससे कि कीट अचेत हो जाता है और उस कह सकते हैं कि वो जो कीट का जो पिंजरा है, पिंजर बना लेते हैं, जैसे घटपात में घड़ी जैसी संरचना बना लेते हैं, तो उसके अंदर वो कीट जो है वो फंस जाता है। क्योंकि कीट भक्षी पादप कीटों के शरीर से प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए तो वो कीटों का भक्षण करते हैं। तो देखिए यहां ये जो ग्रंथिल कह सकते हैं विशिष्ट ऊतक जो है, ये ग्रंथियों के समान भी काम करते हैं और रबड़ छीरी ऊतक के रूप में ये पदार्थ निकालते हैं। तो देखिए यहां उदाहरण आप देख रहे हैं ग्रंथिल ऊतकों के रूप में। देखिए ग्रंथिल रोम बिच्छू बूटी के अंदर है, इसके अलावा पाचक ग्रंथियां हैं, साथ में यहां देखिए ये जल रंध्र है, ये सब क्या है, ये सब ग्रंथिल ऊतक हैं। और साथ में रबड़ छीरी ऊतक क्या है, तो देखिए जैसे ये रेजिन निकल रहा है, ये रबड़ छीरी, मकरंद निकल रहा है, ये भी रज, ठीक है। और
ये जो रबड़ छीरी ऊतक होते हैं, ये एक तरह से कोशिकाएं होती हैं, इनकी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। देखिए इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ये भित्ति सी होती है, और ये आपस में सब एक दूसरे मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, और आपस में एक तरह से मिलकर के और रबड़ छीरी संरचना का यानी लेटेक्स का निर्माण करते हैं। रबड़ का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के अंदर भी तने वाले भाग से क्या निकाला जाता है, रबड़ प्राप्ति की जाती है, तो वो भी एक प्रकार का स्रावी ऊतक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां विभिन्न प्रकार के ऊतकों की बात की, जो किसके रूप में है, विशिष्ट ऊतक हैं। देख लीजिए एक बार और अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये विभिन्न प्रकार के ऊतक जो है, देखिए जो आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए इसमें ये जो है जाइलम मृदुतक है, और वो इस तरह की संरचना बना करके, और ये रेजिन नलिकाएं बनी हुई हैं। ठीक है, ये वसा है, वसा की संचय कर रहे हैं, और उस हिसाब से ये जो है बन रहे हैं। तो ये विविध प्रकार के होते हैं। अब आता है, तो ये तीनों प्रकार के जो ऊतक हैं, स्थायी ऊतक, ठीक है, ये तीनों स्थायी ऊतक हो जाते हैं। अर्थात ऊतक जो है क्या है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मृदुतक और एक होता है स्थायी ऊतक। मृदुतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभजोतक और एक होता है स्थायी ऊतक। विभजोतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शीर्षक विभजोतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभजोतक, और तीसरा है पार्श्वीय विभजोतक। इसी प्रकार से स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। ठीक है, तो तीनों प्रकार के ऊतकों की बात हो गई। अब ऊतकों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया है ऊतक कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र, जिसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ऊतक तंत्र। देखिए ऊतक तंत्र क्या है। ऊतक तंत्र का मतलब होता है कि किस प्रकार से पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतक जो है वो व्यवस्थित होते हैं, और उनका जो व्यवस्थित होना और एक तंत्र के रूप में स्थित होना, यह कहलाता है ऊतक तंत्र। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं पादपों के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और वो तंत्र कहलाता है ऊतक तंत्र। ठीक, अब ऊतक तंत्र में विविध प्रकार के जो अभी हमने ऊतक पढ़े हैं, उनके बारे में आएगा कि भाई कौन सा ऊतक कहां पर स्थित होता है। ये स्थिति एवं रचना के आधार पर ये जो ऊतक तंत्र है, इनको हम तीन समूहों के रूप में बांट सकते हैं। ऊतक तंत्र ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के ऊतक तंत्र हैं। अब वो तीन प्रकार के ऊतक तंत्र क्या हैं? एक तो होता है सबसे बाहर की तरफ यानी सबसे ऊपर, इसे कहते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र एज ए बाह्य त्वचा को कहते हैं एपिडर्मिस। तो इसे कह सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अर्थात अधिचर्मीय ऊतक तंत्र भी इसको कह सकते हैं। यानी बाह्य त्वचा से जो संबंधित ऊतक तंत्र है वो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, या इसे अधिचर्मीय ऊतक तंत्र भी कह सकते हैं, या इसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। दूसरा ऊतक तंत्र होता है
भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र एज ए बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ जो ऊतक होता है, एज ए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो रिक्त स्थान है जहां एक प्रकार से आंतरिक और बाह्य बीचों के में बीच, आंतरिक भाग और बाह्य भाग जो कि बीच के में जो भाग होता है वो भरण ऊतक तंत्र होता है, एज ए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा जो है इससे हम कह सकते हैं संवहन ऊतक तंत्र। संवहन ऊतक तंत्र, ठीक है, एज ए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इनके तीनों के नाम क्या हो गए? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, अर्थात बाह्य त्वचा और उससे संबंधित ऊतक, जिसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कह सकते हैं, भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है संवहन ऊतक तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। अब देखिए ये तीनों प्रकार के जो ऊतक तंत्र हैं ये कैसे होते हैं, एक डायग्राम के द्वारा आप इसे देखिएगा। देखिए, देखिए अब देखिए ये जो ऊतक तंत्र है इसमें ये पादप है, दिख रहा है आपको पादप, और इस पादप के अंदर ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये है जड़, एज ए लीफ पत्तियां, स्टेम तना और रूट जड़। अब इनकी जब हम संरचना का अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना को देखते हैं, तो उस पत्ती की आंतरिक संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें सबसे बाहर की तरफ ये वाला जो भाग है ये जो इस तरह के बना हुआ है, इस तरह का, इस भाग को, ये जो बाहर का सबसे बना हुआ है, ये एक प्रकार से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है जो सबसे बाहर है ये। और यहां देखिए तने के अंदर जो सबसे बाहर का है ये वाला भरण ऊतक, ये सबसे बाहर का है, ये भी सब बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, सबसे बाहर का है ये वाला, यानी इसे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, और ये भी वही है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, ठीक है। अब देखिए यहां जड़ के अंदर भी देखें तो ये भी सब बाह्य ऊतक तंत्र है। तो तीनों में बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का मतलब होता है जो सबसे बाहर की तरफ होता है, जिसमें जो पूरे पादप के आंतरिक भागों को एक तरह से ढके हुए रहता है, वो ऊतक तंत्र कहलाता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसके अंदर बाह्य त्वचा होती है, विभिन्न प्रकार के रोम होते हैं, इसके अलावा रंध्र होते हैं। तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहां पहले सबसे पहले ऊतक तंत्रों के प्रकार बात कर रहे हैं हम। दूसरा जो है भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू। अब देखिए यहां देखिए आप, इसमें ये जो संरचना दिख रही है, ये बीच की जो संरचना, ये वाली जो हरे रंग से बनी हुई है, ये वाली, ये ग्राउंड टिश्यू है। एज ए कौन सा ऊतक है? भरण ऊतक है, जो भर रहा है। अर्थात ये जो ऊतक होता है ज्यादातर क्या ऊतक? मृद ऊतक एवं स्थूल कोण ऊतक होता है। तीसरा जो भाग है, ये तीसरा जो भाग है ये है कौन सा? संवहन ऊतक तंत्र। तो संवहन जिसमें जाइलम और फ्लैम आते हैं। तो यहां देखिए पत्ती के अंदर ये जो बैंगनी कलर का बना हुआ है ये संवहन ऊतक तंत्र है, संवहन ऊतक तंत्र है। और इसमें भी देखिए ये जो बने हुए ये क्या है? ये वेस्कुलर बंडल है, अर्थात संवहन पूल है। इसी प्रकार से देखिए यहां जड़ के अंदर आप देख रहे हैं तो जड़ में भी ये क्या है? संवहन पूल है। तो इस तरह के जो चित्र है, इससे चित्र से आप देखिए, इस चित्र को हम और आगे इधर ले लें, इस चित्र को आप देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है ये वाला, देखिए इसमें ये लीफ के अंदर देखिए
लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो। सबसे बाहर की तरफ होता है अधिचर्मीय ऊतक तंत्र या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ये तीनों में बना हुआ है एक ही तरह का। और दूसरा ऊतक तंत्र होता है भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू, जो तीनों में हरे रंग का बना हुआ है। और ये बैंगनी रंग की जो संरचना बनी हुई है ये है वेस्कुलर टिश्यू अर्थात संवहन ऊतक। तो ऊतक तंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक प्रकार के ऊतक तंत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम केवल ऊतक तंत्रों के बारे में जाने कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, और कल से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे कि भाई इन ऊतकों में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब आज का होमवर्क जो है वो नोट कर लीजिएगा। हमने देखिए आज विशिष्ट प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है और ऊतक तंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ा है। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संवहन ऊतक किसे कहते हैं? दूसरा है ग्रंथिल ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, तीसरा प्रश्न है रबर छीरी एज ए लेट है ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, और चौथा प्रश्न है सरल ऊतक, जटिल ऊतक, एवं सरल ऊतक, जटिल ऊतक एवं विशिष्ट ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हमने दिए हैं। इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, हमारा ये जो छठा चैप्टर है इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले ऊतक है जिसको हम पूरा कर चुके हैं, दूसरा ऊतक तंत्र है, और तीसरा जो है जड़, तना और पत्तियों की आंतरिक संरचना है। ठीक है, तो आज से हमने ऊतक तंत्र स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझें और जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उनको आप उतारें। किसी भी प्रकार की समझने में, लिखने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।